हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। उसके अंतर्गत हम उसके शासन एवं उसके आर्थिक सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि उत्तर भारत में 12वीं सदी के अंतिम वर्षों में तुर्कों ने जो राज्य स्थापित किया, उसके स्वरूप और विकास क्रम को सावधानी से समझना आवश्यक है। प्रारंभिक दौर भारी खून खराबे और नरसंहार का काल था, जिसमें प्रख्यात नगर उजाड़ दिए गए थे और बहुत से जो वैभवशाली मंदिर है वो तोड़ दिए गए थे। जैसे देखिए आप लोगों को पता होगा कि जब तुर्कों ने क्या किया था, राज्य स्थापित किया था, तो उस टाइम पे क्या था कि बहुत सारा खून खराबा भी हुआ और बहुत सारा नरसंहार हुआ। बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई, उनकी जान चली गई। ठीक है, वो कहते हैं ना, जान माल की बहुत सी हानि हुई, जिसमें कि बहुत से ऐसे फेमस फेमस नगर थे, शहर जो बसाए गए थे, वो सबको क्या कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। और उस टाइम पे आप लोगों को पता भी होगा कि बहुत से विशाल मंदिर, वैभवशाली मंदिर थे, जिन्हें कि नष्ट कर दिया गया और उसके सारे खजाने भी चुरा लिए गए थे। वही चीज इसमें सेम लिखा हुआ है। देखिए, लिखा है किंतु इसी काल में एक नए प्रकार के राज्य की नींव रखी गई। पुराने राजपूत राज्यों में विपरीत इस साम्राज्य में केंद्रीय तत्व अधिक शक्तिशाली था। यद्यपि सरदारों के संरक्षण में बहुत से विशाल क्षेत्र थे, जिनसे वे मालगुजारी इकट्ठा करते थे, तथापि उसका अधिकांश भाग वे स्वयं पर और अपने सिपाहियों पर खर्च करते थे। वे सब सुल्तान की इच्छा पर काफी हद तक आश्रित होते थे और वह उसका स्थानांतरण जब चाहे तब कर सकता था। किंतु साथ ही सुल्तान के पास एक बड़ी सुगठित फौज होती थी। सुल्तान एक बड़ी फौज इसलिए रख पाता था क्योंकि वह अपने प्रशासनिक संगठन के द्वारा किसानों की उपज का एक बड़ा भाग वसूलता था। देखिए, लिखा है कि इन्हीं सेनाओं की सहायता से सुल्तानों ने दूर मदुरै तक अपना साम्राज्य फैलाया और दक्षिण और गुजरात के समृद्ध इलाकों में लूट मार करके एवं संचित खजानों को हथिया करके अपने संसाधनों और स्थिति को मजबूत बनाया। 15वीं सदी के आरंभिक भाग में दिल्ली सल्तनत का विघटन हुआ और देश के विभिन्न भागों में अनेक स्वतंत्र राज्य बन गए, लेकिन इनमें से अधिकतर राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था सल्तनत की प्रशासन व्यवस्था से प्रभावित रही। यहाँ तक कि 16वीं सदी में विकसित मुगल प्रशासन व्यवस्था को भी सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था ने प्रभावित किया। देखिए, लिखा है सुल्तान। तो हालांकि भारत के बहुत से तुर्की सुल्तानों ने स्वयं को बगदाद के अब्बासी खलीफा का वफादार प्रतिनिधि घोषित किया और लंबे समय तक जुम्मे यानी शुक्रवार की नमाज के बाद खुतबों में और सिक्कों में भी उस खलीफा का नाम शामिल करते रहे। पर खलीफा की यह स्थिति केवल नैतिक थी। उसकी सर्वोच्च स्थिति का ऐलान करके दिल्ली के सुल्तान बस यह जता रहे थे कि वे इस्लामी दुनिया के अंग हैं। अब देखिए, केंद्रीय प्रशासन। तो सुल्तान की सहायता के लिए अनेक मंत्री होते थे। इनका चयन वही करता था और वे सुल्तान की इच्छा अनुसार पद पर रहते थे। मंत्रियों की संख्याओं, शक्तियों और अधिकारों के समय समय पर अंतर आते रहे। 13वीं सदी के अंतिम भाग में प्रशासन की एक सुस्पष्ट व्यवस्था विकसित हुई। प्रशासन में केंद्रीय स्थान वजीर का था। फिर उसके बाद आरंभिक काल में वजीर मुख्यतः सेना प्रमुख होते थे। 14वीं सदी में वजीर को राजस्व के मामलों का विशेषज्ञ अधिक माना जाने लगा और वे एक बड़े विभाग के प्रमुख हो गए, जिसका संबंध आय और व्यय दोनों से होता था। राजस्व विभाग के गठन पर मोहम्मद तुगलक ने बहुत ध्यान दिया। उसका जो वजीर है वो ख्वाजा जहां की एक सम्मानित व्यक्ति था। मोहम्मद तुगलक जब विद्रोहों से निपटने के लिए दिल्ली के बाहर जाता तो राजधानी को उसी के भरोसे छोड़कर जाता था। तो देखिए, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है कि आरंभिक काल में वजीर सेना का प्रमुख होता था। तो वजीर क्या होता था, सेना का प्रमुख होता था। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, इसको सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए, लिखा है कि बेसिकली जो उसका वजीर होता था वो ख्वाजा जहाँ एक सम्मानित व्यक्ति था। मोहम्मद तुगलक जब विद्रोह से निपटने के लिए दिल्ली जाता था तो राजधानी को किसके भरोसे छोड़कर जाता था, वजीर के भरोसे छोड़कर जाता था। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। फिर देखिए, 14वीं सदी में जो वजीर था वो राजस्व मामलों के विशेषज्ञ भी माने जाने लगा था और वे एक बड़े विभाग का प्रमुख हो गया था, जिसका संबंध आय व्यय दोनों से होता है। तो आप यहाँ पर जो वजीर है उसका कहीं ना कहीं 3 टाइप देख रहे हैं, ठीक है, और तीनों मीनिंग मान लीजिए आता है और फिर लिखा रहेगा मीनिंग में कि उपर्युक्त सभी। तो आप लोगों को उपर्युक्त सभी में टिक करना है, ठीक है। समटाइम्स क्वेश्चन काफी ज्यादा डीप और बहुत घुमा फिरा कर पूछ देता है।
देखिए यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है कि वज़ीर के अंतर्गत हुए व्यय की जाँच के लिए एक अलग महालेखा परीक्षक होता था। मतलब कि वज़ीर ने कितना व्यय किया है, इसको भी कौन देखता था? महालेखा परीक्षक देखता था और आय की जाँच के लिए एक महालेखाकार होता था। हालाँकि विभिन्न हाकिमों के झगड़े इस विभाग के सुचारू कार्यकलाप को प्रभावित करते थे, पर मोहम्मद तुगलक के काल में, किसके काल में? मोहम्मद तुगलक के काल में राजस्व विभाग मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद भारत में कायम होने वाले सबसे बड़े साम्राज्यों के मामले की देखरेख करने में समर्थ रहा था। फिरोज तुगलक ने एक धर्मांतरित तेलंग ब्राह्मण खाने जहां को अपना वजीर चुन लिया था, जो पिछले वजीर का नायब रह चुका था। राजस्व विभाग में उसे क्या किया गया? पूरा पूरा अधिकार दिया गया। वज़ीर रूप में उसका 18 वर्ष का लंबा कार्यकाल सामान्यतः वज़ीर के प्रभाव का चरमोत्कर्ष माना जाता है। खाने जहाँ के बाद उसका बेटा खाने जहाँ द्वितीय वज़ीर बनाया गया। याद रखिएगा, ठीक है? फिर देखिए फिरोज की मृत्यु के बाद उसने किंग मेकर बनने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, उसे नोट डाउन कीजिएगा कि राज्य के दो अन्य महत्वपूर्ण विभाग थे, दीवाने रिसालत और दीवाने इंशा। पहले का संबंध धार्मिक विषयों से था, दीवानी रिसालत यानी धार्मिक विषयों से संबंधित, धर्मार्थ संस्थाओं से संबंधित या फिर धर्मपरायण व्यक्तियों के गुजारे भत्तों से संबंधित था दीवाने रिसालत। और दीवाने इंशा क्या था बताइए? दीवाने इंशा का मतलब होता था पत्र, बेसिकली पत्राचार करना, ठीक है, राजकीय पत्राचार। देखिए इसमें लिखा है कि जो दीवानी रिसालत था उसका अध्यक्ष एक मुख्य सद्र होता था, जो सामान्यतः क्या था? जो सामान्यतः कोई प्रमुख काजी होता था, और वह आमतौर पर क्या करता था? मुख्य काजी भी साथ में होता था। मुख्य काजी न्याय विभाग का प्रमुख होता था। काजी किसका प्रमुख होता था? न्याय विभाग का प्रमुख होता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में काजी तैनात किए जाते थे, विशेषकर उन स्थानों पर जहां अच्छी खासी मुस्लिम आबादी होती थी। काजी लोग मुस्लिम विधान जो कि शरीयत के आधार पर दीवानी कानून लागू करते थे, हिंदुओं पर उनके अपने धार्मिक विधान लागू किए जाते थे। इन्हें गांवों में पंचायतों के द्वारा, नगरों में विभिन्न जातियों के मुखियों के द्वारा लागू किया जाता था। फौजदारी कानून शासकों द्वारा बनाए गए नियम कायदों पर आधारित होता था। फिर देखिए लिखा है दीवानी इंशा का संबंध राजकीय पत्राचार से था। सुल्तान और दूसरे देश के शासकों के बीच तथा सुल्तान और उसके मातहत हाकिमों के बीच चलने वाले सभी औपचारिक और गोपनीय पत्र व्यवहार यही विभाग संभालता था। इसके अलावा अनेक दूसरे विभाग भी थे। सुल्तान सल्तनत के विभिन्न भागों में वहां की घटनाओं की खबर रखने के लिए जासूस तैनात करते थे, जिनको कि बरीद कहते थे। मुख्य बरीद किसी ऐसे कुलीन को ही बनाया जाता था जिसे सुल्तान का पूरा पूरा विश्वास प्राप्त हो। शाही घराने की व्यवस्था राज्य का एक और महत्वपूर्ण विभाग करता था। वह सुल्तान के निजी ऐशो आराम का तथा शाही घराने की स्त्रियों एवं जिसकी संख्या बहुत बड़ी होती थी, उनकी जरूरतों का ध्यान रखता था। वह कारखानों की एक बड़ी संख्या की देखभाल भी करता था, जिनमें कि सुल्तान शाही घराने की आवश्यकता की वस्तुओं को रखा जाता था। फिर देखिए कभी कभी ये वस्तुएं राज्य की निगरानी में बनवाई जाती थी। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग ही विभाग बनाया था। उनमें से अनेक को इन शाही कारखानों में काम दिया जाता था। लिखा इन सभी कार्यकलापों के प्रभारी अधिकारी को वकील दर कहा जाता था। क्या कहते थे? वो वकील ए दर कहा जाता था। फिर देखिए लिखा है वह दरबार में मुनासिब शिष्टाचार बनाए रखने, औपचारिक समारोहों में प्रमुखता में, उचित क्रम में कुलीनों को बिठाने के लिए भी जिम्मेदार होता था। फिरोज ने अलग से एक सार्वजनिक निर्माण विभाग भी बना रखा था, जिसने कि नहरों का और उसके सार्वजनिक भवनों का निर्माण करवाया था। मध्यकालीन बेसिकली इतिहास जो होता है उसमें कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे टर्म्स होते हैं जिनका अर्थ एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे वकील दर यहाँ पर लिखा है, फिर पहले भी और सारा चीज़ लिखा हुआ था, जैसे दीवानी इंशा लिखा हुआ था, तो ये ना कहीं अर्थ पूछ लेता है। हालांकि आप लोगों को मैंने बताया दीवानी इंशा का अर्थ होता है पत्राचार से संबंधित। देखिए स्थानीय प्रशासन, तो तुर्कों ने जब देश को जीता तो इसे अनेक भागों में बांटा। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई एक, मान लीजिए कोई भी एक बहुत शक्तिशाली देश को जीत लिया जाता है, तो बहुत शक्तिशाली देश जो है उसको क्या कर देते हैं वो लोग? टुकड़े कर देते हैं, उसको अनेक भागों में बांट देते हैं। और जब किसी देश को अनेक शक्तिशाली भागों में उन्होंने बांटा, तो एक एक भाग जो बटा, ठीक है, उसे क्या बोला जाने लगा? इक्ता कहा जाने लगा। इनके प्रमुख
तुर्क अमीरों के बीच बाँट दिया गया और इनके धारकों को मुक्ति या वली कहते थे। क्या कहते थे? वली। मुक्ति या वली कहते थे। इक्ता के प्रमुख को क्या कहते थे? तो इक्ता के प्रमुख को मुक्ति या फिर वली कहते थे, या फिर मुक्ति। अब देखिए, बाद में ये ही भूखंड प्रांत यानी कि सूबे बन गए। कहते हैं कि मोहम्मद तुगलक के काल में 24 सूबे थे जो दक्षिण में माबर तक फैले थे। अब देखिए, आरंभ में मुक्ति लगभग स्वतंत्र होते थे। उनमें अपने भूभाग में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सरकार को देय या मालगुजारी वसूल करने की अपेक्षा की जाती थी। वसूली के धन से सैनिकों को वेतन देने के बाद बकाया रकम वह अपने पास रख सकता था। जब केंद्र सरकार की शक्ति और उसके अनुभव में वृद्धि हुई, तो वह मुक्तियों पर अधिक नियंत्रण रखने लगी। उसने वास्तविक आय का आकलन करने तथा सैनिकों और मुक्तियों का नगद वेतन तय करने की भी कोशिश की। अब मुक्ति से यह आशा की जाने लगी कि वह सारा खर्च निकालने के बाद आय में से बची हुई रकम केंद्र को भेजेगा। खातों की जांच कुछ-कुछ वर्षों के अंतराल पर की जाती थी। प्रायः इसमें सख्ती बरती जाती थी, जिसमें मुक्ति को यातना देना और कैद करना भी शामिल था। सल्तनत काल के अंतिम भाग में फिरोज तुगलक ने ही इन नियमों में ढील दी थी। अब देखिए, लिखा है सूबों के नीचे शीख थे और उसके नीचे परगने। इन इकाइयों के प्रशासन के बारे में हमें कुछ अधिक ज्ञान नहीं है। कहा गया है कि गांवों को 100 से लेकर 84 तक की इकाइयों में समूहबद्ध किया गया था। इन्हें परंपरागत रूप से चौहानी या चौरासी कहते थे। क्या कहते थे? चौहानी या फिर चौरासी कहते थे। ये छोटे छोटे पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे। इसका जो आधार है वो परगने रहे होंगे। परगने का प्रमुख आमिल था। गांव में सबसे प्रमुख व्यक्ति खूत, जिसे कि भूस्वामी कहते हैं, और मुकद्दम, जिसे कि मुखिया कहते हैं। ठीक है, हमें पटवारी के बारे में सुनने को भी मिलता है। गांव का प्रशासन ठीक ठीक कैसा था हमें यह नहीं पता। जब तक देय या मालगुजारी मिलती रहती थी, गांव के प्रशासन में संभवतः हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। लेकिन जब मालगुजारी बंद हो जाती थी, तो फिर क्या होता था? गांव के प्रशासन में हस्तक्षेप किया जाता था। देखिए, लिखा आरंभिक चरण में स्थानीय स्तर के प्रशासन के कार्यकलाप में शायद ही कोई परिवर्तन किया गया हो। मालगुजारी पहले के ही ढंग से कमोबेश उन्हीं व्यक्तियों द्वारा वसूली जाती रही। देहातों में तुर्कों की सत्ता की शीघ्र स्थापना के पीछे यह एक बड़ा कारण रहा होगा। जिन परिवर्तनों का उल्लेख हमने किया है वे 14वीं सदी के आरंभ में अलाउद्दीन खलजी के दौर में आरंभ हुए। उनके कारण टकराव हुए, यहाँ तक कि किसान विद्रोह भी हुए। अब देखिए, लिखा आर्थिक एवं सामाजिक जीवन। तो दिल्ली सल्तनत में जनता की आर्थिक दशा के बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है। इस काल में इतिहासकारों की रुचि साधारण जनता के जीवन से अधिक दरबार की घटनाओं में रहती थी, पर वे कभी कभी वस्तुओं के दामों के बारे में अवश्य बतलाते हैं। टंजियर, जो कि उत्तरी अफ्रीका का निवासी था, और इब्न बतूता 14वीं सदी में भारत आया। ठीक है, याद रखिएगा। फिर लिखा है टंजियर जो है, याद रखिएगा कि उत्तरी अफ्रीका का बेसिकली एक शहर है, जिसका निवासी कौन था? इब्न बतूता था। वह 14वीं सदी में उत्तर भारत आया था और 8 वर्षों तक मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहा था। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहम्मद तुगलक के दरबार में कौन आया था? तो याद रखिएगा, इब्न बतूता आया था। कौन आया था? इब्न बतूता। इसे नोट डाउन कर लीजिए। मोहम्मद तुगलक के दरबार में टंजियर का यात्री इब्न बतूता आया था। फिर देखिए, पूरे भारत में उसने दूर दूर की यात्रा की। उसने फलों, फूलों और एवं जड़ी बूटियों समेत कई देश की पैदावारों का भी उसने क्या किया? वर्णन किया है अपने ग्रंथों में। देखिए, इब्न बतूता जो है ना, बेसिकली उसने क्या किया? सड़कों की दशा एवं जनता के जीवन का एक बहुत ही रोचक विवरण छोड़ा है। हमारे पास कुछ और यात्रा वृत्तांत भी है। इन यात्रियों ने जिन अनाजों एवं फसलों, फलों और फूलों का जिक्र किया है, उनसे हम परिचित हैं। पूर्व और दक्षिण में गन्ने और चावल की, उत्तर में गेहूं, तिलहन आदि की पैदावार होती थी। इब्न बतूता कहता है कि भारत की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि साल में 2 फसलें पैदा कर सकती है। धान साल में 3 बार बोया जाता है। तिल, नील और कपास की भी खेती होती है, जो तेल पेराई, गुड़ बनाना, कपड़ों की बुनाई, रंगाई अनेक ग्रामीण उद्योगों का आधार थे। अब देखिए, किसान और ग्रामीण अभिजात तो पहले की तरह आबादी में विशाल बहुमत किसानों का था। वे कड़ी मेहनत करते थे और मुश्किल से ही 2 जून की रोटी पाते थे। देश के विभिन्न भागों में अकाल और युद्ध किसानों की
मुश्किलें बढ़ाते रहते थे। सभी किसान कठिनाई से गुजारा करने वाले में नहीं थे। गांव के दस्तकारों और बटाईदारों को छोड़कर गांव में एक अधिक समृद्ध किसान भी था जो अपनी जमीनों का मालिक होता था। वे गांव के मूल निवासी माने जाते थे एवं पंचायतों पर हावी हो जाते थे। गांव के मुखियों जिसे कि क्या कहा जाता था उस टाइम पे, मुकद्दम कहा जाता था। याद रखिएगा, ये टर्म भी आ सकता है कि मुकद्दम किसे कहते थे, तो गांव के मुखिया को मुकद्दम कहते थे। छोटे भूस्वामी को क्या कहते थे, खूत कहते थे। उनका जीवन स्तर भी औरों से ऊंचा था, मुकद्दम और खूत का। अपनी जोतों के अलावा वे दूसरी की जो जमीन है वो भी लेते थे। वे रियायती दरों पर मालगुजारी देते थे। कभी कभी वे अपने पद का दुरुपयोग कर किसानों को उसके हिस्से की जमीन पर मालगुजारी जमा करने के लिए मजबूर भी करते थे। फिर देखिए, ये लोग इतने समृद्ध थे कि कीमती अरबी इराकी घोड़ों की सवारी करते थे, महीन कपड़े पहनते थे और उच्च वर्गों के सदस्यों जैसा जीवन बिताते थे। जैसा कि हमने देखा, अलाउद्दीन खिलजी ने उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की और उनके बहुत से विशेषाधिकार छीन लिए। तब भी लगता है कि उसका जीवन स्तर साधारण किसानों से ऊंचा ही रहा। अलाउद्दीन की मौत के बाद वे अपने ढर्रों पर वापस आ गए। उसे जीवन स्तर वाला एक और भाग हिंदू रायों स्वायत्त राजाओं का था, जिसमें से अनेक अपने क्षेत्रों में मजबूत बने रहे। बलबन के दरबार में हिंदू रायों के आने के अनेक हवाले मिलते हैं। इनमें शायद ही संदेह हो कि दिल्ली के सुल्तानों के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्रों तक ये हिंदू राय शक्तिशाली बने रहे। देखिए, लिखा है व्यापार, उद्योग और सौदागर। तो दिल्ली सल्तनत की आधार प्रणाली मजबूत हुई। चांदी के टंके, तांबे के दिरहम पर आधारित एक ठोस मुद्रा धीरे धीरे स्थापित होने लगी, जिसमें देश की व्यापार में वृद्धि होने लगी और नगरों एवं नगरीय जीवन का विकास इसकी पहचान था। इब्न बतूता ने दिल्ली को इस्लामी दुनिया के पूर्वी भाग का सबसे बड़ा नगर कहा था। वह कहता है कि दौलताबाद, जो कि पहले देवगिर था, बाद में दौलताबाद बना, आकार में दिल्ली के बराबर था और यह उत्तर दक्षिण के बीच व्यापार की वृद्धि का सूचक भी था। उत्तर पश्चिम में लाहौर और मुल्तान, पूर्व में कड़ा जो कि इलाहाबाद के निकट था, लखनौती पश्चिम में अनहिलवाड़ा और कैम्बे उस समय के दूसरे महत्वपूर्ण नगर थे। एक आधुनिक इतिहासकार का स्टेटमेंट क्या है कि कुल मिलाकर सल्तनत एक फलती फूलती नगरीय अर्थव्यवस्था का चित्र प्रस्तुत करती है। ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए बड़े पैमाने पर वाणिज्य आवश्यक रहा होगा। बंगाल और गुजरात के नगर अपने उम्दा कपड़ों के लिए मशहूर थे। दूसरे नगरों में भी उम्दा कपड़े तैयार होते थे। गुजरात में खंबायत कपड़ों के लिए, सोने चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध था। अब देखिए, लिखा है बंगाल का सोनार गांव अपने कच्चे रेशम एवं महीन सूती कपड़े, जिसे कि बाद में मलमल कहा गया था, उसके लिए प्रसिद्ध है। भारत दूसरी बहुत सी दस्तकारियों के लिए भी मशहूर था, जैसे कि चमड़े का काम, धातु का काम, कालीन साजी का, फर्नीचर समेत लकड़ी का काम, पत्थर की कटाई इत्यादि का काम। तुर्कों ने कुछ नई दस्तकारियां भी शुरू की, जिनमें कागज का उत्पादन शामिल था। कागज बनाने की कला चीनी लोग दूसरी सदी में ही जान चुके थे। अरब जगत 5वीं सदी में इससे अवगत हुआ और यूरोप में यह कला 15वीं सदी में ही जाकर पहुंचा। देखिए, लिखा है चरखे के प्रयोग के कारण कपड़ों के उत्पादन में सुधार आया। धुनकी के द्वारा कपास को जल्दी और बेहतर ढंग से साफ किया जा सकता था, पर इसमें शायद ही कोई शक हो कि सबसे अधिक महत्व भारतीय दस्तकारों के कौशल का था। लाल सागर और फारस की खाड़ी के किनारे पर बसे देशों के व्यापार में भारतीय कपड़े पहले ही अपना स्थान बना चुके थे। इस काल में भारतीय कपड़े चीन में भी पहुंचे, जहां उनको रेशम से अधिक मूल्यवान माना गया। पश्चिम एशिया में भारत उच्च कोटि के कपड़ों जैसे कि साटन वगैरह, कांच के सामानों, निसंदेह घोड़ों का आयात करता था। चीन से वह कच्चे रेशम एवं चीनी बर्तन का आयात करता था। भारतीय कपड़ों के बदले अफ्रीका से वे हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया से मसालों का आयात होता था। चूंकि व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में था, इसलिए पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ के देशों से भारत में सोना और चांदी आते रहे। अब देखिए, लिखा है जल स्थल दोनों रास्तों से चलने वाला भारत का विदेश व्यापार सचमुच एक अंतर्राष्ट्रीय उद्यम था। हिंद महासागर क्षेत्र के व्यापार में वर्चस्व तो अरबों का था, पर वे भारतीय व्यापारियों को अर्थात हिंदू और मुस्लिम, तमिलों, कलिंगों और गुजरातियों को किसी भी तरह उससे बाहर न कर सके। तटीय व्यापार एवं तटीय बंदरगाहों
उत्तर भारत के बीच का व्यापार मारवाड़ियों एवं गुजरातियों के हाथों में था। देखिए अब अगले क्लास में पढ़ेंगे नगरीय जीवन, दास, दस्तकार एवं अन्य। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।